स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम दुनिया जहान की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खतर को गले लगाकर सऊदी अरब को हाशिए पर धकेल रहा है अमेरिका। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद आले सानी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस के लिए एक नोट जारी किया, जिसमें दोहा को वाशिंगटन का गैर नेटो सहयोगी देश बताया गया है। गैर नेटो या नेटो से हटकर सहयोगी उस देश को कहा जाता है जो नेटो में शामिल नहीं है, लेकिन उस देश से अमेरिका के रणनीतिक सैन्य संबंध हैं। वाशिंगटन का दावा है कि उसके इन सहयोगी देशों को आर्थिक और सामरिक लाभ पहुंचता है, लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका ने कतर जैसे फारस खाड़ी के एक छोटे से देश को अपना गैर नेटो सहयोगी क्यों घोषित किया है। इसकी सबसे पहली वजह कतर की भौगोलिक स्थिति है। कतर रणनीतिक क्षेत्र पश्चिमी एशिया में स्थित है। उसने कभी भी अमेरिका विरोधी नीति नहीं अपनाई है और कभी भी अमेरिकी हितों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। इससे ऐसा लगता है कि फारस खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के हितों की आपूर्ति में ये छोटा सा अरब देश अहम भूमिका अदा कर रहा है। दूसरे यह कि आर्थिक लिहाज से कतर एक प्रभावशाली शक्ति है और उसका शुमार अमीर अरब देशों में होता है, इसलिए उसे अमेरिका के वित्तीय सहयोगियों की ज़रूरत नहीं है और वो वाशिंगटन से हथियारों की खरीदारी पर बड़ा पैसा खर्च कर सकता है। वाशिंगटन ने भी उसे अपना गैर नेटो रणनीतिक सहयोगी इसलिए घोषित किया है कि दोहा आगे चलकर कहीं चीन और रूस से अपनी ज़रूरत के हथियारों की आपूर्ति न करने लगे। इसी के साथ यूएई जैसे अपने प्रतिस्पर्धी अरब देशों से घिरे इस देश को हमेशा एक शक्तिशाली समर्थक देश की ज़रूरत है, जिसके लिए वाशिंगटन पूरी तरह से फिट बैठता है। एक दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये छोटा सा देश पश्चिमी एशिया इलाके के हालिया घटनाक्रमों में बड़ी भूमिका निभाता रहा है और इसका इन घटनाक्रमों पर व्यापक प्रभाव भी रहा है। कतर ने अफ़गानिस्तान जैसे संकटों में अहम भूमिका निभाई है। उसके आपस में एक दूसरे के दुश्मन और एक दूसरे से टकराने वाले क्षेत्रीय देशों के साथ संतुलित संबंध रहे हैं। दोहा ने ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए शुरू होने वाली वार्ता का स्वागत किया और कई क्षेत्रीय संकटों के समाधान के लिए होने वाले प्रयासों की मेज़बानी की है। इसके अलावा खुद बाइडेन ने कांग्रेस के नाम अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कतर सेंटकॉम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है, इसलिए बाइडेन प्रशासन ने इस देश के साथ परस्पर सैन्य सहयोग में विस्तार और उसे अधिक मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने अपने इस कदम से सऊदी अरब को क्षेत्र में हाशिए पर धकेल दिया है। ट्रंप प्रशासन के विपरीत बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब की तुलना में कतर को अधिक प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। इसलिए बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का अहम संदेश ये है कि अमेरिका क्षेत्र में सऊदी अरब के कद को ज़्यादा से ज़्यादा घटाने और उसे हाशिए पर ढकेलने का काम कर रहा है। ड्रोन हमले के बाद इमारात ने कहा तनाव कम किया जाए। अमेरिका ने इमारात को सैन्य उपकरणों के निर्यात की मंजूरी दी। संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह बिन जायद ने कहा है कि उनका देश इलाके में तनाव कम करने की दावत देता है और यमन संकट का राजनीतिक समाधान चाहता है। ये बयान तब आया है जब इराक़ के सच्चा वादा ब्रिगेड नाम के संगठन ने बुधवार को इमारात पर ड्रोन विमानों से हमला किया। इमारात के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर बात की और कहा कि इलाके में तनाव कम होना चाहिए और यमन के संकट के राजनीतिक समाधान पर जोर देना चाहिए। इस टेलीफोन वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि संकटों की बुनियादी वजहों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इलाके में इजराइल की उपस्थिति सारे देशों के लिए ख़तरा है और यमन में जंग जारी रहना किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। इसी बीच इमारात के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वो हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सादिक़ीन ब्रिगेड नाम के संगठन ने एक बयान जारी करके कहा था कि उसने अबू धाबी में स्थित प्रतिष्ठानों पर 4 ड्रोन विमानों से हमले किए और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इमारात की सरकार इलाके के देशों से विशेष रूप से इराक़ और यमन में हस्तक्षेप करना बंद नहीं कर देती। यमन ने इराक़ी संगठन के हमले का स्वागत किया। यमन की सेना के प्रवक्ता यहिया अल-सरी ने कहा कि हम इराक़ी संगठन द्वारा किए गए हमले पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी बीच अमेरिकी युद्ध मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि इमारात, सऊदी अरब और जॉर्डन को हथियारों की बिक्री के कई सौदों को मंजूरी मिल गई है।
कई जानकार ये कहते हैं कि पश्चिमी एशिया के इलाके में कई जगहों पर भयानक तनाव और टकराव का जिम्मेदार अमेरिका है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रमुख ने कहा, इमारात की शिकस्त तय है। सैयद अब्दुल मलिक हौसी ने हिजरी खमरी कैलेंडर के रजब महीने के आगमन के उपलक्ष्य में अपने भाषण में कहा कि दुश्मन हमारे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके जवाब में हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ, दो टूक और मानवीय स्टैंड है, जो मोमिन, सब्र करने वाले और मुजाहिद इंसान का स्टैंड होता है। अंसारुल्लाह के प्रमुख ने कहा कि हमारे सामने जो भी कठिनाइयाँ हों, हमारा स्टैंड नहीं बदलना चाहिए, हम हरगिज़ हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन अगर हमारे बच्चों, महिलाओं और कैदियों को कत्ल कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। अब्दुल मलिक हौसी ने कहा कि जब से यमन के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू हुआ है, हम बेहद कठिन हालात का सामना कर रहे हैं और अल्लाह पर भरोसा करके हमने वाकई कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन ने इमारात को यमन पर हमले तेज़ करने के लिए तैयार किया है, जबकि इस तरह की हरकतों से इमारात को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अंसारुल्लाह के प्रमुख ने शबवा इलाके के हालात के बारे में बात करते हुए कहा कि इस इलाके में हमने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है, तो यह हालात की मांग है, शिकस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को खुश करके कामयाब हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, शिकस्त उसका यकीनी अंजाम है। ब्रिटिश मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी, जॉनसन की कुर्सी अब खतरे में, नाराज अधिकारियों ने दिए त्यागपत्र। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में इस्तीफे की झड़ी लग गई है, जिससे उनकी सरकार के पतन का कयास लगाया जा रहा है। नीति सलाहकार एलिना नेरोजेंस्की इस कड़ी में पहली ऐसी मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गुरुवार को धड़ाधड़ 4 अन्य मंत्रियों ने जॉनसन सरकार से अलग होने का ऐलान कर दिया। इनमें सबसे पहले जॉनसन सरकार की नीति प्रमुख मुनीरा मिर्ज़ा ने पद छोड़ा। उसके बाद कम्युनिकेशन मंत्री जैक डोयले ने उनका अनुसरण किया। एक पार्टी के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ने जॉनसन सरकार को हिला कर रख दिया है और उनके ही मंत्री उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनसे पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड के मुख्यमंत्री पावेल गीवान, जॉनसन के कार्यकाल के प्रमुख रोजेनफील्ड, जॉनसन के विशेष सचिव मार्टिन रेनॉल्ड्स भी इस्तीफा देने वालों की कतार में शामिल हैं। कम्युनिकेशन मंत्री जैक डोयले ब्रिटेन के उन उच्च अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें विवादित लॉकडाउन पार्टियों में देखा गया था। हाउस ऑफ कॉमन में इन पार्टियों के लिए कंजर्वेटिव नेताओं और प्रधानमंत्री जॉनसन को निशाने पर लेने वाले विपक्षी लेबर नेता की स्टॉर्मर फ्रंट पर रहे। स्टॉर्मर ने जॉनसन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि वो एक ऐसा तोता है जो मूल्यहीन कुछ राजनीतिक लाभों के लिए हिंसा प्रेमी फांसीवादियों की नीतियों का अंधे होकर अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक रट्टू तोता भी बताया। इसके अलावा जॉनसन के आलोचकों में जिमी सावेल का नाम प्रमुख है। किर स्टॉर्मर ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकारी पार्टियों को लेकर संसद को गुमराह करने के आरोपों में जॉनसन से इस्तीफा देने की मांग की है। स्टॉर्मर पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए जिमी सीवियल के मुद्दे दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जॉनसन की कैबिनेट से इस्तीफा देने वालों में एक बड़ा नाम मुनीरा मिर्ज़ा का है। मुनीरा मिर्ज़ा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि अदालत के हाथ से निकलने वाले जिमी सीवियल के लिए स्टॉर्मर को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है और प्रधानमंत्री का ये कदम बिल्कुल गलत है। जॉनसन की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की झड़ी जॉनसन की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की झड़ी ऐसे समय में लगी है जब कोरोना लॉकडाउन पार्टियों की जांच की रिपोर्ट में देश में भूचाल बर्पा कर दिया है। अब ब्रिटेन की पुलिस इन पार्टियों के बारे में जांच कर रही है, जिसमें इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि क्या जॉनसन और उनके साथियों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। इस बीच उत्तरी आयरलैंड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पावेल गीवान के इस्तीफे से स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। ब्रेक्जिट के एक भाग को लागू करने के तरीके पर उन्हें कड़ी आपत्ति है। इसी पर आपत्ति स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उनके एक मंत्री ने ब्रिटेन के दूसरे इलाकों से उत्तरी आयरलैंड के लिए पहुंचने वाली वस्तुओं की जांच में रुकावट उत्पन्न की है, जिससे वो बहुत नाराज़ हैं और इसे वो अपने इलाके के लोगों का अपमान मानते हैं।
उनका मानना है कि इससे उत्तरी आयरलैंड के बारे में ब्रसेल्स और लंदन के बीच होने वाले समझौते का उल्लंघन हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने ब्रेग्जिट के तहत उत्तरी आयरलैंड को लेकर यूरोपीय संघ के साथ होने वाले समझौते की आलोचना की है और इसे ब्रिटेन की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। इस तरह से जॉनसन की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और मौजूदा स्थिति से निकल पाना और उस समय पर नियंत्रण करना उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान की सक्रिय कूटनीति, इराक और जापान के विदेश मंत्रियों से अहम टेलीफोन वार्ता। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने इराक और जापान के विदेश मंत्रियों से टेलीफोन वार्ता की है। ईरान और इराक के विदेश मंत्रियों ने दोनों पड़ोसी और दोस्त देशों के बीच अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए क्षेत्रीय संकटों और यमन में युद्ध की समाप्ति पर बल दिया। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपनी इराक़ी समकक्ष फुआद हुसैन के साथ होने वाली टेलीफोन वार्ता में परस्पर संबंधों की ताज़ा स्थिति के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। इस टेलीफोन वार्ता में इराक के विदेश मंत्री ने वियना वार्ता, तेहरान रियाज़ वार्ता को जारी रखने के महत्व और क्षेत्र में शांति और स्थिति के सकारात्मक प्रभावों पर बल दिया। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसी तरह जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से टेलीफोन वार्ता में वियना वार्ता की प्रगति में सहयोग के लिए जापान के संकल्प और तत्परता का शुक्रिया अदा करा और उन्होंने अच्छे, मजबूत और विश्वसनीय समझौते तक पहुंचने के लिए ईरान की कार्रवाइयों पर रोशनी डाली। टेलीफोन वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में विस्तार और वियना वार्ता की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण करार दिया और प्रतिबंधों की समाप्ति और परमाणु समझौते पर वियना वार्ता का समर्थन करते हुए सारे पक्षों की ओर से अपने वचनों पर अमल करने और समझौते तक पहुंचने के लिए वर्तमान अवसर से फ़ायदा उठाने के लिए गंभीर कार्यवाही करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ईरान और जापान के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए वर्तमान क्षमताओं के प्रयोग पर बल देते हुए ईरान के विदेश मंत्री को टोक्यो के दौरे का निमंत्रण दिया। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।